हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट वीडियो मैंने जो कल अपलोड किया था उस पर आप सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू। इसी तरह मेरे सारे वीडियो को अच्छे से प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। और जिन लोगों को भी लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा PT 365 का ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगी, टॉपिक वाइज नहीं करवाऊँगी। उस तरह से मीन्स आपको ज़्यादा अच्छे से बेटर समझ में आएगा, क्लियर भी रहेगा। अगर कोई टॉपिक पे आपको फिर से रिवीजन करना है तो आप उसे स्पीड करके जल्दी से देख भी सकते हो। ओके, तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो लाई हूँ सेकंड पार्ट के लिए। ये हमारा इसमें संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली रहेगी। इस टॉपिक को मैं इसमें कंप्लीट कर लूँगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल का रहेगा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। ओके, तो बिना देर किए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि 30 मिनट्स का ही वीडियो रहे, तो उससे आप लोग को भी जल्दी हो जाए। ओके, और अगर आप लोग को थोड़ा और जल्दी चाहिए तो थोड़ा सा वीडियो को आप लोग फास्ट कर सकते हो। तो फिर रेडी स्टार्ट करती हूँ मैं। तो ये हमारा ये फर्स्ट हमने कंप्लीट करा दिया था। PDF मैं आज डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डिस्क्रिप्शन से PDF ले सकते हो। जैसे जैसे PDF आते जाएगा मैं डालते जाऊँगी। अभी तो पॉलिटी का ही हिंदी में आया है, इंग्लिश में आ चुके हैं, बट मैं ये हिंदी के लिए बनाई हूँ स्पेशली, क्योंकि यूट्यूब में आप देखोगे तो सिर्फ आपको हिंदी के एक ही वीडियो मेरी मिलेगी, बाकी सारे के सारा आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों लोग के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं ये इनिशिएटिव लाई हूँ ताकि हम हिंदी मीडियम वालों को भी अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीन्स क्वेश्चन नहीं, टॉपिक में हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आर के बारे में है। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा है ये मैं देख लेती हूँ, लोग भी देख लीजिए। हाल में कोविड-19 महामारी के कारण, ठीक है, संसद के विगत मॉनसून सत्र के दौरान, ठीक है, संसद में 3 सत्र चलता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों को निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, कोरोना महामारी जब चल रहा था तो उस टाइम मॉनसून सत्र जब चल रहा था उस टाइम लोकसभा और राज्यसभा के प्रश्नकाल और गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों को निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, तो प्रश्नकाल के बारे में पहले जान लेते हैं। यह संसद की बैठक का प्रथम घंटा होता है। ठीक है, इस दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से सरकारी कार्यकलापों, ठीक है, और प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मंत्रियों से पूछे जाते हैं। ओके, संसद के कोई भी सदस्य मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनके कार्यकलाप के बारे में या प्रशासन से संबंधित किसी भी मुद्दे पे। ठीक है, तथा इस प्रक्रिया द्वारा उन्हें मंत्रालयों मंत्रालयों की संसद के दोनों सदन अपने स्वयं के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ये सब है। पहले यहाँ पे आप देख लो, ये बता रहा है पार्लियामेंट का एक डे। ठीक है, तो 11 AM से स्टार्ट होता है। 11 से 12 के बीच में आपका जो होता है वो क्वेश्चन आवर होता है। 12 से 1 के बीच में हाफ आवर का टाइम होता है। अब देख लो, 12 से 1 के बीच में क्वेश्चन आवर का टाइम होता है। रूल 377 में स्पेशल मेंशन है ये। ठीक है, और यहाँ से 12 से 12:30 के बीच में पेपर टेबल जो बिल होता है वो इंट्रोड्यूस होता है। फिर 1 से 2 के बीच लंच होता है। फिर 2 से 6 के बीच में जो लेजिस्लेटिव जो काम होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का, जैसे फ्राइडे वाला, ये सब होता है। ठीक है, और यहाँ इसी टाइम में प्राइवेट मेंबर्स जो अपना बिल पेश करते हैं वो भी इसी टाइम में। प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं, जो कैबिनेट मीन्स कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, उनको हम मतलब कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, उनको हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं, और ये संसद के सदस्य ही होते हैं। ठीक है ना, प्राइवेट मेंबर। अब प्रश्नों की श्रेणी आप देख लीजिए। तारांकित प्रश्न होते हैं। ठीक है, तारांकित प्रश्न, इसका विशेषता होता है कि मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है,
तारांकित स्टारिंग क्वेश्चन जो होता है, और अतारांकित में लिखित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है। अल्प सूचना प्रश्न जो होता है प्रश्न काल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं वो जो हमारा ये प्रश्न काल है, ठीक है ना, क्वेश्चन आवर, उसके बाद में मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न आयोजित ना होने की स्थिति में सभा की बैठक आरंभ होने के बाद, ओके। निजी सदस्यों के लिए प्रश्न जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, मैंने ही बताया प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं। निजी सदस्य को संबोधित कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बशर्ते कि उस प्रश्न की विषय वस्तु निजी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक या संकल्प से संबंधित हो। आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन जो होता है वो तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में सभापति या अध्यक्ष की अनुमति पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। निष्कर्ष इसका क्या निकलता है? निष्कर्ष फर्स्ट है कि सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने के लिए सभापति को 15 दिन जो होता है, ठीक है, उससे पूर्व सूचना देनी होती है। अगर कोई भी प्रश्न पूछना है तो 15 दिन के पहले नोटिस देना होगा आपको कि अध्यक्ष को कि मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है। इसमें सभापति अध्यक्ष की कमी कर सकता है, इसमें सभापति अध्यक्ष जो है वो कमी भी कर सकते हैं। लोकसभा में प्रति व्यक्ति केवल 5 प्रश्न और राज्यसभा में प्रति व्यक्ति केवल 7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स को आप याद कर लेना, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ विगत वर्षों में प्रश्नकाल का निलंबन। तो प्रश्नकाल का ऐसा नहीं है कि पहली बार निलंबन हुआ है कोविड के टाइम, इसका निलंबन पहले भी हुआ है। यहाँ पे 1962 में हुआ, 1975 में, 76 में, 1991 में, 2004 में और 2009 में हुआ है, ठीक है, के दौरान विभिन्न कारणों से निलंबन किया गया था। प्रश्नकाल को प्रथम बार वर्ष 1962 के शीतकाल के सत्र में भारत चीन युद्ध के कारण निलंबन किया गया था। तो ये आप याद रखना, क्योंकि ये अभी सुर्खियों में आया हुआ है, इसलिए ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को याद रखना कि 1962 में शीतकालीन सत्र में पहली बार चीन और जो भारत का युद्ध हो रहा था उस टाइम ही ये पहली बार निलंबन हुआ। इसी प्रकार वर्ष 1971 में शीतकाल के सत्र में, ठीक है, इसमें भी आप देख लो शीतकाल में ही है और इसमें भी है, पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हो रहा था तो उस टाइम भी निलंबन हुआ था 1971 में। तो ये वॉर हुआ था, तो आपको वॉर तो याद ही होगा, तो उसी टाइम प्रश्नकाल भी निलंबित हुआ था, तो आप याद रखना इसे। आपात के दौरान संसद ने प्रश्नकाल के बिना 2 सत्रों का संचालन किया था। यह था वर्ष 1975 के मानसून सत्र और वर्ष 97 के शीतकालीन सत्र। यहाँ पे सिर्फ मानसून सत्र है, बाकी शीतकालीन ही आप इसमें देख लेना। यहाँ पे ये इसका आधा ये था मंत्रियालय, तथा इस प्रक्रिया द्वारा उन्हें उनके मंत्रियालयों की कार्यप्रणाली हेतु उत्तरदायी ठहराया जाता है, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे अभी क्वेश्चन 0R भी देख लेते हैं। 0R भी आप देख लो एक बार। प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो होता है उस समय को 0R कहते हैं, ठीक है। दोपहर 12 बजे से आरंभ होता है, ठीक है। सामान्यतः महत्वपूर्ण विधेयक, बजट, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व से अन्य संबंधित मुद्दे पर चर्चा दोपहर 12 बजे से शुरू होती है, ठीक है। ये 12 बजे के बाद से मैंने बताया था, 12 के बाद जो यहाँ पे ये रहा आपका 2 से 6 के बीच में होता है, ठीक है ना, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे 2 बजे से शुरू होती है। तो ये महत्वपूर्ण बजट मतलब महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी जो भी चर्चा होती है विधेयक पर या फिर बजट ये सब पे, तो 2 से 6 के बीच में होती है। और इसी टाइम प्राइवेट मेंबर्स भी अपना विधेयक पे चर्चा करवाते हैं, ओके। प्रश्नकाल ये 0R हमारा 12 बजे से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो आप 12 से 1 के बीच में 0R है, ओके। तो 12 से स्टार्ट होता है। शून्यकाल के दौरान मामलों को उठाने के इच्छुक सदस्य को दैनिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अध्यक्ष को नोटिस देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये लाइन आप याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैनिक सत्र शुरू होने से पहले नोटिस देना पड़ता है, उसमें 15 दिन पहले नोटिस देना होता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप शुरू का जो प्रश्नकाल से 11 बजे से स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपको नोटिस देना होगा, ठीक ना। शून्यकाल भारत की संसद का एक नवाचार है,
मतलब भारत से ये शुरू हुआ है और प्रश्नकाल के विपरीत या प्रक्रिया के नियमों में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। शून्यकाल वर्ष 1962 से अस्तित्व में आया। 1962 में ही भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उस टाइम से आया है। आप इस टाइप से इसे लिंक करके याद कर लेना। सत्र के दौरान प्रत्येक दिन शून्यकाल होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अनिवार्य नहीं है यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो संसद के दोनों सदन अपने स्वयं के नियम का पालन करते हैं। दोनों का अलग अलग नियम है, वो अपने नियम का पालन करते हैं जो उनके द्वारा स्वयं को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किया गया है। वर्ष 1952 में संसद की शुरुआत में लोकसभा के नियमों में प्रश्नकाल का प्रावधान किया गया था। ठीक है, दूसरी ओर राज्यसभा में सप्ताह में 2 दिन का प्रावधान है प्रश्नकाल का। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे अच्छे से क्या बोल रहा है कि लोकसभा के नियमों में प्रश्नकाल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रतिदिन, ये यहाँ पे याद रखना। और दूसरी ओर राज्यसभा में सप्ताह में 2 दिन ही प्रश्नकाल का प्रावधान है, सिर्फ 2 दिन। ओके, सिर्फ 2 दिन प्रावधान है। नेक्स्ट 4 दिन में परिवर्तित कर दिया गया। सेकेंड, ठीक है, इसे सप्ताह में 4 दिन, ये रहा हमारा आगे का। 1 सेकेंड। दूसरी ओर क्या है कि राज्यसभा में 2 दिन प्रश्नकाल का प्रावधान किया गया था शुरू में। ठीक है, कुछ महीने के पश्चात इसे सप्ताह में 4 दिन में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, सप्ताह में 4 दिन होने लगा। ओके, इसके पश्चात 1964 से सत्र के प्रत्येक दिन राज्यसभा में सत्र के प्रत्येक दिन ये हो गया प्रावधान इसका। ठीक है, प्रश्नकाल का शुरू में इसका 2 दिन था, फिर 4 दिन कर दिया, फिर अब हमेशा मतलब एवरीडे कर दिया। और लोकसभा में शुरू से एवरीडे ही था। संसद में प्रश्न पूछने से पूर्व सदस्य को सभापति अध्यक्ष को निर्धारित रीति के भीतर 15 दिनों का नोटिस देना होता है। इस अवधि को अध्यक्ष अपने विवेक पर काम मतलब इस अवधि में क्या करते हैं, अध्यक्ष अपने विवेक पर काम करते हैं। ठीक है, उन्हें इस पे चर्चा करवानी है, कम करवाना है, कुछ भी करवाना है तो वो अपने विवेक पे काम करते हैं। प्रश्न के संबंध में स्वीकार्य सीमा लोकसभा के प्रति सदस्य प्रतिदिन केवल 5, ठीक है, और राज्यसभा में 7, प्रतिदिन 7। ठीक है, प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हमारा सेकंड है संसदीय स्थायी समितियाँ। तो ये भी सुर्खियों में रहा है। तो महामारी के कारण संसदीय स्थायी समितियाँ कार्यकाल की अधिकांश अवधि व्यर्थ चली गई। ठीक है, संसदीय समितियाँ जो गठित होती हैं उसकी कार्यकाल की अवधि जो है वो व्यर्थ चली गई, क्योंकि कोरोना के कारण लॉकडाउन था तो वो उस टाइम कुछ काम ही नहीं हो पाया। ठीक है, अनसंबंधित तथ्य देखिए, राज्यसभा के सभापति ने सदन की समिति के लिए 2 वर्ष का निश्चित कार्यकाल की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इस प्रकार अग्रलिखित 2 विकल्पों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें से पहला विकल्प यह है कि समिति पैनल की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाए। ठीक है, और दूसरा विकल्प यह है कि 2 वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल के साथ नई नीतियों का गठन किया जाए। ठीक है, गंतव्य की वर्तमान में संसदीय स्थायी समितियां का कार्यकाल 1 वर्ष का है। ठीक है, इन्हें 1 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। ओके, ये देख लीजिए स्थायी समितियां क्या होती है। स्थायी समितियां द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर उन्हें 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वित्तीय समिति, विभाग से संबंध स्थायी समिति। ठीक है, विभाग से संबंध। ओके, जांच पड़ताल करने वाली समिति। ठीक है, समीक्षा करने वाली, नियंत्रण करने वाली, रखने वाली समिति, सभा के दैनिक कार्यों से संबंधित समिति, सभा के प्रबंध संबंधित समिति या सेवा। ठीक है, संसदीय समिति के बारे में, संसदीय समिति 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी और एक होती है तदर्थ। ओके, एक स्थायी और एक तदर्थ। ये स्थायी है। ये समितियां प्रकृति में स्थायी होती है, प्रतिवर्ष गठित की जाती है एवं इसका कार्य अनवरत
प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, प्रतिवर्ष गठित की जाती है और प्रकृति इसका स्थायी होता है, मीन्स हर साल इसको गठित होना है। ठीक है, और तदर्थ समिति जो होता है वो क्या है, प्रकृति में अस्थायी होती है। उन्हें सौंपे गए कार्य पूरे हो जाने के बाद इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको फिर से अगले साल हमको गठित करना ही है हमें। ओके, तो ये तदर्थ और स्थायी में डिफरेंस है। इन समितियों की संरचना, कार्यकाल आदि के बारे में कोई विशेष प्रावधान किए बिना भारत का संविधान विभिन्न स्थानों पर इन समितियों का उल्लेख करता है। ठीक है, ऐसे में इन समितियों से संबंधित मामलों का निराकरण दोनों सदनों द्वारा निर्धारित नियमों के माध्यम से किया जाता है। ओके, संसदीय स्थायी तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैब का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है। 2019 में यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था, तो ये फिर से सुर्खियों में है, इसलिए आप इसे अच्छे से देख लेना। मैं इसे समझा देती हूँ आपको। तो ये हमारा स्टार्ट करते हूँ। हाँ, एक संसदीय समिति ने लैब के पद की परिभाषा पर अस्पष्टता के निवारणार्थ, ठीक है, दीर्घकाल से लंबित संविधान संशोधन की मांग पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है। ठीक है, एक समिति ने इस पर प्रक्रिया मांगी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखो लैब के पद के बारे में गंतव्य है कि लैब के पद को संविधान या लोक प्रतिनिधि अधिनियम धारा 1951 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। तो यही क्वेश्चन भी था कि परिभाषित किया गया है या नहीं किया गया है, तो ये परिभाषित नहीं किया गया है। किंतु विभिन्न न्यायालयों ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, न्यायालयों ने इसकी व्याख्या की है कि यह कुछ कर्तव्यों के साथ ऐसा पद है जो न्यूनाधिक सार्वजनिक चरित्र का ही है। ठीक है, कर्तव्यों के साथ एक ऐसा पद जो न्यूनाधिक सार्वजनिक चरित्र का है। ठीक है, ये पॉइंट ऐसा डेफिनेशन दिया है न्यायालय ने। सार यह है कि विधान निर्माताओं, ठीक है, जिन्होंने संसद और मतलब सांसद और विधायक जो है वही तो है विधान निर्माता हमारे, को तत्कालीन सरकार पर भारित किसी भी दायित्व के बिना स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, इस संबंध में न्यायालय द्वारा प्रदत्त मतलब प्रदान किया गया दिशा निर्देश और निर्णय, इस पर जो न्यायालय जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे प्रभुत्व बोर्दोलोई बनाम स्वप्न रॉय वाद। ठीक है, ये हमारा वाद हुआ था 2001 में, ये केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारण करने के लिए 4 व्यापक सिद्धांत को रेखांकित किए हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। ठीक है, कि लैब का पद क्या है या नहीं है। ठीक है, उस पर संवैधानिक निर्भरता लागू होगी या नहीं होगी, इनके लिए न्यायालयों द्वारा निर्धारित 4 व्यापक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 सिद्धांत है। इससे आप पता कर सकते हो कि वो इंसान, कोई भी इंसान ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है या नहीं है। क्या पदों पर नियुक्ति पदस्थ व्यक्ति को हटाने और कार्य निष्पादन पर सरकार का नियंत्रण है। ठीक है, जिस पद पे वो है व्यक्ति, क्या उस पद के लिए सरकार किसी पारिश्रमिक का भुगतान कर रही है। ठीक है, क्या पद जिस निकाय के अंतर्गत है उसमें सरकार की शक्ति निहित है, जैसे धन जारी करना, भूमि का आवंटन, लाइसेंस देना वगैरह वगैरह। ठीक है, क्या निकाय जिसमें पद धारण किया गया है संरक्षण के माध्यम से प्रभाव डालता है या शक्ति का प्रयोग करता है। ओके, तो ये 4 हमारा सिद्धांत है। इन चारों को जैसे आप देख लेना, 1-2 बार वीडियो देखोगे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2006 में राज्यसभा में जया बच्चन
की निर्भरता को बरकरार रखते हुए लाभ के पद को अग्रलिखित प्रकार से परिभाषित किया। ठीक है, ऐसा पद जो किसी लाभ को प्राप्त करने अथवा मौद्रिक लाभ प्रदान करने में सक्षम हो। इस प्रकार लाभ के पद वाले मामले में लाभ का वास्तव में प्राप्त होना नहीं, अपितु लाभ प्राप्ति की संभावना एक निर्णायक कारक है। कि संवैधानिक प्रावधान इस पर जो है वो देख लेते हैं। इस पर जो संवैधानिक प्रावधान है हमारा आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 का सब आर्टिकल 1 के तहत है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि एक संसद या विधेयक को केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद कोई भी पद ग्रहण करने से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, जो हमारा आरपीए एक्ट 1951 है उसके तहत लाभ का पद धारण करना निर्भरता का आधार है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई लाभ के पद पे है तो वो निर्भर होगा किसी भी पद के लिए, लाभ मतलब कोई सरकारी पद के लिए, जैसे कि हमारा जिसमें सरकारी पद, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब। लाभ का पद संबंधित कानून संविधान की एक मूल विशेषता अथवा विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कार्यान्वित करना चाहता है। ठीक है, विधिक प्रावधान इस पे क्या है कि संसद अधिनियम 1959 में ऐसे कई पदों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें निर्भर अयोग्यता से मुक्त रखा गया है। ठीक है, तो पद भी बता दिया गया है कि किस पद पे आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर हो तो आप निर्भर हो और किस पद पे हो तो नहीं हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्यसभा निर्वाचन। हाल ही में 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों में निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई है। ठीक है, तो ये हमारा क्यों, ये ब्यौरा दिया गया, प्रावधान दिया गया। स्थायी निकाय है किंतु 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवा निवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, 1/3 मेंबर्स। कैसे होता है निर्वाचन, कौन करता है और विधि। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसका निर्वाचन करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर का। विधि क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे संवैधानिक आधार क्या है, 4थी अनुसूची है जो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन करती है राज्यसभा में। ठीक है, आर्टिकल 80 जो है उसमें लिखा है कुल सदस्य संख्या 250 होगा। ठीक है, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे। कार्यकाल 6 वर्ष का होगा इनका। ठीक है, या किसी सीट के लिए उपचुनाव होता है तो निर्वाचन सदस्य उस सीट के शेष बचे कार्यकाल के लिए राज्यसभा का सदस्य बना रहेगा। आर्टिकल 84 है उसमें लिखा है सदस्य की अर्हता के बारे में कि कौन कौन इसके लायक है, कोई कौन बन सकता है, इसकी योग्य है। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 30 ईयर्स हो और संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताओं में वो सक्षम हो। ठीक है, तो ये इसका निर्वाचन का प्रोसेस है। अन्य सुर्खियाँ हम देख लीजिए, अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है आर्टिकल 161 सब आर्टिकल 1A है और आर्टिकल 164 सब आर्टिकल 1A। ओके, तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, कैबिनेट मंत्री का बात कर रहा है। ठीक है, मंत्री परिषद जो होता है वो मुख्यमंत्री के सहित, ओके, उस मीन्स 15% से अधिक नहीं होगा विधानसभा के सदस्यों को मिला करके। ठीक है, जैसे कि अगर आप देख लो, मैं बता देती हूँ आपको कि किसी विधानसभा के सदस्य अगर 100 है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो इसका 15% मतलब 15 लोग ही कैबिनेट के मंत्री बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप
इस प्रावधान को संविधान के 91 संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये अधिनियम भी याद रखना। यह तर्क दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद की वर्तमान संख्या 164 आर्टिकल 1A द्वारा निर्धारित 15% की सीमा से अधिक है, अतः यह इस आर्टिकल का उल्लंघन करता है। ठीक है। विशेषाधिकार का हनन जो है प्रिविलेज ब्रांच ऑफ प्रिविलेज। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अर्णब गोस्वामी को विशेषाधिकार के हनन के मामले में राहत प्रदान की है। गंतव्य के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण अर्णब गोस्वामी को के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया था। सांसदों या फिर विधायकों या राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों को प्रदत्त विशेष अधिकारों के अतिक्रमण को विशेषाधिकार हनन के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसा कोई भी कृति जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्य प्रणाली में बाधा का अवरोधन उत्पन्न करता है, उसे विशेषाधिकार का हनन माना जाता है। ठीक है। चूँकि इस संबंध में संसद द्वारा अधिनियमित कोई कानून मौजूद नहीं है, ठीक है, कोई भी कानून मौजूद नहीं है, इसलिए विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में ब्रिटिश संसदीय परंपरा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। अभी भी हमारा ये वाला जो है इस पे ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रित कानून चालू है। ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि, एमपी लैड्स पे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, 2020 में ही आ चुका है शायद, आप देख लेना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो अब अच्छे से इसे ध्यान से सुनो और फिर आप एक बार रिवीजन भी कर सकते हो वीडियो देख करके। ज़्यादा लंबा तो जाता नहीं है, आप छोटे छोटे वीडियो को सुन सकते हो। और अगर आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो तो थोड़ा सा फास्ट कर लो, थर्ड रिवीजन कर रहे हो तो फास्ट कर लो। 3 बार वीडियो सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से इसे देखने की ज़रूरत है। ओके। और जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए वो भी अच्छा है, क्योंकि अब तो हमारा 27 जून को एग्ज़ाम है। तो ठीक है, मैं एमपी लैड्स के बारे में समझा देती हूँ आपको। संसद सदस्यों ने सरकार से वर्ष 2018 और 19 में स्वीकृति परियोजना के लिए निधि जारी करने का आग्रह किया है। ठीक है। गंतव्य है कि इस परियोजना को कोविड महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। ठीक है। एमपी लैड्स योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। ठीक है। इसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जिला कलेक्टर को स्थानीय आवश्यकता के आधार पर 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य को आरंभ करने के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। संसद के प्रति वर्ष अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्र के लिए एमपी लैड्स में से न्यूनतम 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% लागत वाले कार्यों की अनुशंसा करना अनिवार्य है। ओके। महान्यायवादी के बारे में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल के बारे में तो राष्ट्रपति ने के वेणुगोपाल को महान्यायवादी के रूप में 1 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त कर दिया है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता होनी चाहिए। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में महान्यायवादी के पद का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, मतलब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पढ़ने अपना पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा आई थिंक आज का कंप्लीट है, हो गया कंप्लीट। तो ये कल हम केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा। आप लोग अगर अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे तो मैं एक दिन में 2 वीडियो डाल दूँगी, तो उससे ये हमारा 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी का। फिर इसके बाद जो भी नेक्स्ट आएगा इकोनॉमिक्स का या फिर जो भी आएगा तो मैं उसे भी कंप्लीट करा दूँगी। PT 365 मैं फुल्ली कंप्लीट करवा दूँगी आप लोग को।
और मैं पीडीएफ का इसलिए लेट कर रही थी, मैंने सोचा था कि ये जो हाईलाइटेड वाला पीडीएफ मेरा है, जो मैं ये पढ़ा रही हूँ आप लोग को हाईलाइट कर रही हूँ, तो मैं उस टाइम पढ़ाने के टाइम ही हाईलाइट करती हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए और वो चीज़ आपके दिमाग में रहे, इसलिए मैं उस टाइम ही हाईलाइट करती हूँ। और ये अगर मैं पीडीएफ आप लोग को सेंड करूँगी, मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तुरंत रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि वही सब पॉइंट रहेंगे जो मैं अच्छे से आपको बोल्ड करके बताती हूँ, जो हाईलाइट करती हूँ। इसलिए मैं सोच रही थी कि आपको पीडीएफ में लास्ट वीडियो में या फिर कंप्लीट हो जाने के बाद में डाल दूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अभी ही पीडीएफ डाल दूँ तो मैं अभी ही डाल दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, आप जो भी राय दोगे मैं वही करूँगी। ओके, और प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैंने अभी नया ही शुरुआत किया है, कल परसों ही मैं न्यू चैनल क्रिएट की हूँ। तो मुझे लगा कि हिंदी मीडियम्स, मैंने खुद भी PT365 के लिए ट्राई किया, बट हिंदी मीडियम के लिए मुझे एक भी नहीं मिले, और सारे जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे सबका कंटेंट तो इंग्लिश में है, और वो फिर हिंदी में उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, क्योंकि जो हिंदी में पढ़ रहे हो आप उसका और वो तो फिर डिफरेंस हो जाता है। इसलिए मैं सोची कि चलो मैं ही ये इनिशिएटिव शुरू करती हूँ, इसलिए मैंने शुरू किया है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, अगर सपोर्ट मिलता है तो मैं कंटिन्यू तो करूँगी ही, फुल्ली कंप्लीट करूँगी। और ज़्यादा दिन नहीं, जैसे PT365 आता है सारा मैं अच्छे से तुरंत कंप्लीट करवा दूँगी। मीन्स अप्रैल 15 मई तक तो हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे भी रहते हैं। तो आप लोग नो वरी, मैं कंप्लीट करवा दूँगी, सारा कंप्लीट कराऊँगी, बस आप लोग अपना थोड़ा सपोर्ट देना मुझे। एंड थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट रहेगा हमारा केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ओके, तो छोटा सा वीडियो बनेगा, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। थैंक यू।